अक्टूबर 1962। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हवा चीख रही थी। तापमान शून्य से नीचे था। भारतीय सैनिकों के पास कई जगह ठीक सर्दी के कपड़े तक नहीं थे। कुछ के पास पुराने .303 राइफल थे, जिनसे वे दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक का सामना करने वाले थे। दिल्ली में उस समय माहौल अलग था। भारत एक नए राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर टिकी थी। 1954 में पंचशील समझौता हुआ। भारत और चीन को एशिया की दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में देखा जा रहा था, जो साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगी। लेकिन हिमालय की खामोशी में कुछ और ही चल रहा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया। तिब्बत, जो भारत और चीन के बीच एक बफर की तरह था, अब खत्म हो चुका था। सीमा अब सीधी चीन से लग गई। यहीं से असली तनाव शुरू हुआ। सीमा तय ही नहीं थी। पूर्व में मैकमोहन लाइन थी, जिसे भारत मानता था, पर चीन नहीं। पश्चिम में अक्साई चिन था, बंजर, ठंडा, ऊंचा इलाका, जिसे भारत अपना कहता था। लेकिन चीन वहां सड़क बना चुका था, शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली रणनीतिक सड़क। और भारत को इसकी जानकारी बहुत देर से मिली। यहीं से कहानी और गहरी होती है। दिल्ली में यह मान लिया गया कि चीन कभी हमला नहीं करेगा। विश्वास था कि दोस्ती कायम रहेगी। लेकिन जमीन पर सैनिकों को अलग हकीकत दिख रही थी। चीनी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पोस्ट बना रहे थे। फिर आई फॉरवर्ड पॉलिसी। भारत ने फैसला किया कि वो सीमा पर छोटी छोटी चौकियां बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करेगा, भले ही वे चौकियां चीनी पोस्ट के पीछे ही क्यों न हो। उद्देश्य था चीन पर दबाव बनाना। लेकिन क्या यह रणनीति जमीन की सच्चाई के हिसाब से थी? कई सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी, हमारी तैयारी अधूरी है, रसद कमजोर है, सड़कें नहीं है, एयर सपोर्ट की स्पष्ट योजना नहीं है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को विश्वास था, चीन हमला नहीं करेगा। 20 अक्टूबर 1962 सुबह अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला कर दिया। अरुणाचल, तब एनईएफए, में भारतीय पोस्ट एक एक कर गिरने लगी। सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके पास न पर्याप्त हथियार थे, न समर्थन, न स्पष्ट आदेश। लद्दाख में भी हालात ऐसे ही थे। सबसे दर्दनाक बात क्या थी? कई जगह आदेश स्पष्ट नहीं थे। कमांड में भ्रम था। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तालमेल कमजोर था। भारतीय वायुसेना का आक्रामक उपयोग नहीं किया गया। आज तक इस फैसले पर सवाल उठते हैं, क्या अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल होता तो परिणाम अलग होता? नवंबर 1962 चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की और पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चिन अपने पास रख लिया। भारत स्तब्ध था। देश के आत्मविश्वास को गहरा झटका लगा। नेहरू टूट चुके थे। कहा जाता है उन्होंने निजी तौर पर स्वीकार किया। हमारी आंखें खुल गई। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या गलती सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की थी? क्या खुफिया एजेंसियां असफल रही? क्या सेना को सही संसाधन नहीं मिले? या भारत उस समय एक नवजात राष्ट्र था, जो इतनी बड़ी शक्ति से टकराने के लिए तैयार ही नहीं था? 1962 ने भारत को बदल दिया। इसके बाद रक्षा बजट बढ़ा, सीमा सड़क संगठन बना, सेना का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। और 1965 व 1971 में भारत की तैयारी बिल्कुल अलग दिखी। लेकिन 1962 की चोट, वो आज भी राष्ट्रीय स्मृति में कहीं न कहीं जिंदा है। ये सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है। ये भरोसे, कूटनीति, रणनीति और तैयारी के टकराव की कहानी है। और शायद सबसे बड़ी सीख, भावनाएं और आदर्श महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक सिर्फ तैयारी पर भरोसा करता है। 1962 का भारत चीन युद्ध अचानक नहीं हुआ था। ये कई सालों की गलतफहमियों, अधूरी सीमाओं,
कूटनीतिक आदर्शवाद और रणनीतिक चूकों का परिणाम था। कहानी शुरू होती है 1914 से, जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन खींची गई। ये रेखा आज के अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानती थी, लेकिन चीन ने उस समझौते को कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। उस समय यह मुद्दा दबा रहा, क्योंकि तिब्बत एक बफर की तरह था भारत और चीन के बीच। फिर आया 1949। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई और माओ त्से तुंग सत्ता में आए। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। भारत ने औपचारिक विरोध तो नहीं किया, बल्कि 1953 में पंचशील समझौता किया। नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। उस समय भारत एक नवस्वतंत्र देश था, जो युद्ध नहीं, शांति और वैश्विक सहयोग की छवि बनाना चाहता था। लेकिन जमीन पर हालात बदल रहे थे। जब तिब्बत पर चीन का नियंत्रण मजबूत हुआ, तो भारत और चीन के बीच सीधी सीमा बन गई। अब विवाद दो हिस्सों में था, पूर्व में अरुणाचल, तब एनईएफए, और पश्चिम में लद्दाख का अक्साई चिन क्षेत्र। अक्साई चिन बंजर था, आबादी कम थी, इसलिए लंबे समय तक प्रशासनिक ध्यान कम रहा। इसी दौरान चीन ने चुपचाप वहां एक रणनीतिक सड़क बना ली, जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। भारत को इसकी जानकारी बाद में मिली, और ये एक बड़ा झटका था। 1959 में हालात और बिगड़े। तिब्बत में विद्रोह हुआ और दलाई लामा भारत आ गए। चीन ने इसे शक की नजर से देखा। इसी साल सीमा पर पहली गंभीर झड़पें हुई, लोंगजू और कोंकाला में। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। अब भरोसे की दीवार दरक चुकी थी। दिल्ली में यह विश्वास था कि चीन खुला युद्ध नहीं करेगा, लेकिन बीजिंग में भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को उकसावे के रूप में देखा जा रहा था। 1961 से 62 में भारत ने सीमा के आगे छोटे छोटे सैन्य पोस्ट बनाने शुरू किए। कुछ तो चीनी चौकियों के पीछे तक स्थापित किए गए। उद्देश्य था अपनी दावा की गई जमीन पर उपस्थिति दर्ज कराना। पर समस्या ये थी कि इन पोस्टों तक पहुंचने के लिए न सड़कें थी, न मजबूत सप्लाई लाइन। सैनिक ऊंचाई पर सीमित संसाधनों के साथ तैनात थे। यहीं से असली तनाव शुरू हुआ। राजनीतिक नेतृत्व को भरोसा था कि चीन दबाव में आ जाएगा, लेकिन सैन्य अधिकारियों के कुछ हिस्से चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि तैयारी अधूरी है। सर्दी के कपड़े, आधुनिक हथियार, आर्टिलरी सपोर्ट सब सीमित थे, लेकिन निर्णय का स्तर दिल्ली में था, और वहां आकलन अलग था। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर हमला कर दिया। हमला तेज, संगठित और रणनीतिक रूप से तैयार था। भारतीय चौकियां, जो अलग अलग और कमजोर सप्लाई पर निर्भर थी, जल्दी घिर गई। सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन संरचनात्मक कमजोरियां साफ दिखने लगी। युद्ध लगभग एक महीने चला। नवंबर में चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की और पूर्व में पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चिन पर नियंत्रण बनाए रखा। भारत के लिए यह सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर गहरा झटका था। इस युद्ध ने भारत को सिखाया कि आदर्शवाद और कूटनीति जरूरी है, लेकिन सीमा की सुरक्षा सिर्फ विश्वास पर नहीं टिकती। इसके बाद रक्षा ढांचे में बड़े बदलाव हुए। सेना का विस्तार, सीमा सड़क संगठन की मजबूती और रणनीतिक सोच में बदलाव। 1962 सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक जागृति थी। अक्टूबर 1962, जब पहाड़ों पर बर्फ जम रही थी, तब भारतीय सैनिक ऐसे मोर्चों पर खड़े थे जहां सांस लेना भी मुश्किल था। 14-16 हजार फीट की ऊंचाई, माइनस तापमान, ऑक्सीजन की कमी, और सामने अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ती चीनी सेना। कागजों पर यह सीमा विवाद था, लेकिन जमीन पर यह जीवित रहने की जंग थी। पूर्वी मोर्चे यानी एनईएफए, आज का अरुणाचल प्रदेश, में तवांग और फिर सेला पास की दिशा में लड़ाई तेज हुई। कई भारतीय पोस्ट इतनी अलग थलग थी कि उनके बीच संपर्क ही टूट जाता था। वायरलेस सेट काम नहीं करते,
सप्लाई खच्चरों या पैदल रास्तों से आती और कई बार बर्फबारी सब रोक देती। सैनिकों के पास पुराने .303 राइफल थे जिनकी फायरिंग स्पीड सीमित थी, जबकि सामने ऑटोमेटिक हथियारों से लैस दुश्मन था। फिर भी मोर्चे पर खड़े जवान पीछे नहीं हटे। रेजांग ला की लड़ाई इस युद्ध की सबसे भावुक और प्रेरक कहानी बन गई। लद्दाख में 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कुमाऊं की कंपनी ने लगभग असंभव हालात में मोर्चा संभाला। करीब 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों की संख्या में आए चीनी सैनिकों का सामना किया। गोला बारूद कम था, तापमान बेहद नीचे, मदद दूर, लेकिन उन्होंने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। जब महीनों बाद बर्फ पिघली और शव मिले तो कई सैनिक अपनी राइफल थामे उसी दिशा में जमे हुए पाए गए जहां से दुश्मन आया था। ये पराजय के बीच भी साहस की अमर कहानी थी। एनईएफए में वालोंग सेक्टर की लड़ाई भी कम नहीं थी। भारतीय सैनिकों ने कई दिन तक दुश्मन को रोके रखा, जबकि वे जानते थे कि वे संख्या और हथियारों में कमजोर हैं। कई जगह आदेश स्पष्ट नहीं थे, पीछे हटना है या टिके रहना है। इस भ्रम ने नुकसान बढ़ाया। कुछ यूनिटों को अचानक पीछे हटने का निर्देश मिला, जिससे अफरातफरी की स्थिति बनी। पहाड़ी रास्तों पर वापसी करते समय कई सैनिक ठंड और थकावट से गिर पड़े। ये युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, प्रकृति से भी लड़ा जा रहा था। लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र में स्थिति अलग, लेकिन उतनी ही कठिन थी। वहां जमीन बंजर थी, छिपने की जगह कम और ऊंचाई ज्यादा। भारतीय पोस्ट छोटी छोटी थी, दूर दूर। जब हमला हुआ तो वे जल्दी घिर गई। सप्लाई लाइन कमजोर होने के कारण लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल था। फिर भी कई जवानों ने आखिरी क्षण तक मोर्चा नहीं छोड़ा। सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि कई सैनिकों को लगा कि उन्हें पर्याप्त तैयारी के बिना आगे भेजा गया। सर्दी के कपड़े सीमित थे, जूते पर्याप्त गर्म नहीं, और ऊंचाई पर लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण हर किसी को नहीं मिला था। लेकिन इन कमियों के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर वीरता की कहानियां असंख्य थी। महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित कई जवानों की गाथाएं बताती है कि हार सामूहिक रणनीतिक चूक हो सकती है, लेकिन बहादुरी व्यक्तिगत स्तर पर चमकती रहती है। जब नवंबर में युद्ध विराम हुआ तो कई परिवारों को महीनों तक ये पता नहीं चला कि उनके बेटे जीवित हैं या नहीं। पहाड़ों से लौटते सैनिकों की आंखों में सिर्फ थकान नहीं, बल्कि एक सवाल भी था, क्या हम बेहतर तैयारी के साथ लड़ सकते थे? देश ने उन्हें नायकों की तरह अपनाया, लेकिन उनके मन में उस सर्द हवा की याद हमेशा रही। 1962 की जमीनी कहानियां हमें ये सिखाती है कि युद्ध का असली चेहरा नक्शों और भाषणों में नहीं दिखता। वो दिखता है उन जवानों की आंखों में जो सीमित संसाधनों के बावजूद कर्तव्य निभाते हैं। हार इतिहास में दर्ज हो सकती है, पर साहस समय से परे हो जाता है। 18 नवंबर 1962 लद्दाख की ठंडी सूनी पहाड़ियों के बीच एक जगह है, रेजांगला। ऊंचाई लगभग 16,000 फीट। हवा इतनी पतली कि सांस लेना मुश्किल। तापमान माइनस में। आसपास न पेड़ न ढंग की आड़, सिर्फ पत्थर, बर्फ और खामोशी। लेकिन उस सुबह वहां इतिहास लिखा जाने वाला था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, लगभग 120 जवान कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उनके सामने था चुशुल सेक्टर, एक रणनीतिक दर्रा। अगर ये गिरता तो आगे का रास्ता खुल जाता, इसलिए आदेश साफ था, पोस्ट हर हाल में बचानी है। रात गहरी थी, कई जवानों ने पूरी नींद नहीं ली। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। हथियार वही पुराने .303 राइफल, सीमित मशीन गन, गोला बारूद भी सीमित। आर्टिलरी सपोर्ट लगभग न के बराबर। वायरलेस संपर्क कमजोर, लेकिन मनोबल ऊंचा। सुबह करीब 5 बजे दूर हलचल दिखी। चीनी सैनिक पहाड़ियों के पीछे से बढ़ रहे थे। पहले लगा छोटी टुकड़ी है, फिर धीरे धीरे संख्या साफ हुई। वे सैकड़ों में थे, शायद हजारों में। वे 3 दिशाओं से घेरने की कोशिश कर रहे थे।
पहली लहर आई। भारतीय जवानों ने सटीक फायर किया। ऊंचाई पर बैठे होने का थोड़ा फायदा था। कई चीनी सैनिक गिर पड़े। पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद दूसरी लहर आई, इस बार और बड़ी, और पास से मोर्टार दागे गए। भारतीय पोस्टों के बीच दूरी थी, इसलिए एक दूसरे की मदद तुरंत नहीं मिल पा रही थी। फिर भी हर प्लाटून अपने मोर्चे पर डटी रही। कई जगह लड़ाई इतनी नजदीक आ गई कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ। मेजर शैतान सिंह लगातार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जा रहे थे, जवानों का हौसला बढ़ाते हुए। गोलियां चल रही थीं, मोर्टार गिर रहे थे, लेकिन वे खुले में दौड़कर आदेश दे रहे थे। इसी दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे छोड़ दो, तुम अपनी पोजीशन संभालो। अंत में उन्हें एक चट्टान के पीछे लिटा दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। गोला बारूद धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ठंड से उंगलियां सुन्न हो रही थी। कई जवान घायल थे, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ी गई। आखिरी गोली तक लड़ाई चली। जब गोलियां खत्म हुई, तब भी कई सैनिक राइफल पकड़े खड़े रहे। जब महीनों बाद बर्फ पिघली और सर्च पार्टी वहां पहुंची, तो दृश्य स्तब्ध कर देने वाला था। 120 में से 114 जवान शहीद मिले। अधिकांश अपने मोर्चे पर हथियार हाथ में लिए उसी दिशा में जमे हुए जहां से दुश्मन आया था। यह सिर्फ पराजय की कहानी नहीं थी, ये अडिग साहस की मिसाल थी। चीनी सेना ने भी बाद में स्वीकार किया कि रेजांगला में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक छोटी कंपनी ने संख्या में कई गुना बड़ी ताकत को घंटों रोके रखा। रणनीतिक रूप से ये मोर्चा भले टिक न पाया हो, लेकिन सैन्य इतिहास में ये लड़ाई अद्भुत साहस के उदाहरण के रूप में दर्ज हो गई। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला आज भी भारतीय सेना के लिए एक प्रेरणा है कि संसाधन कम हो सकते हैं, पर संकल्प नहीं। 1962 की हार की चर्चा जब भी होती है, रेजांगला उस अंधेरे में चमकती एक लौ की तरह सामने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, सैनिक का कर्तव्य और बलिदान इतिहास से ऊपर होता है। रेजांगला की लड़ाई को समझने के लिए चुशुल सेक्टर को समझना जरूरी है। लद्दाख में चुशुल एक छोटा सा मैदान जैसा इलाका है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत थी उसका एयर स्ट्रिप। अगर चुशुल गिर जाता, तो लद्दाख के अंदरूनी हिस्सों तक चीन की पहुंच आसान हो सकती थी। इसलिए यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, यह पूरी रक्षात्मक रेखा की कुंजी था। चुशुल की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने आसपास की ऊंची चोटियों पर अपनी पोजीशन बनाई थी, जिनमें रेजांगला और गुरुंग हिल जैसी जगह शामिल थी। रणनीति साफ थी, ऊंचाई पर कब्जा रखो ताकि नीचे से आने वाली सेना को रोका जा सके। लेकिन चुनौती यह थी कि इन चोटियों तक सप्लाई पहुंचाना बेहद कठिन था। सड़कें लगभग नहीं थी। गोला बारूद, राशन, यहां तक कि पानी भी सीमित मात्रा में पहुंचता था। चीन की रणनीति अलग थी। उन्होंने पहले से इलाके का गहराई से अध्ययन किया था। उनके सैनिक बेहतर सर्दी उपकरणों से लैस थे। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार, मोर्टार और बेहतर संचार व्यवस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे संख्या में कहीं ज्यादा थे। उन्होंने सीधे फ्रंटल अटैक के साथ साथ फ्लैंक से घेरने की रणनीति अपनाई, यानी सामने से ध्यान बांधो और किनारे से काट दो। 18 नवंबर के आसपास रेजांगला के साथ साथ गुरुंग हिल और अन्य पोस्टों पर भी दबाव बढ़ाया गया। जब रेजांगला लगभग खत्म हो चुका था, तब चुशुल की मुख्य रक्षा रेखा पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। भारतीय कमांडरों को यह समझ आ गया कि अगर वे समय पर रीग्रुप नहीं करते, तो पूरी रेखा टूट सकती है। यही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चुशुल को हर हाल में बचाना है, लेकिन बिखरी हुई पोस्टों को समेटकर मजबूत रेखा बनानी होगी। कुछ यूनिटों को पीछे हटने का आदेश दिया गया ताकि वे मुख्य एयरस्ट्रिप की रक्षा कर सकें। यह निर्णय आसान नहीं था।
पीछे हटना अक्सर मनोबल तोड़ता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यह जरूरी था। चुशुल एयरफील्ड को सुरक्षित रखना बेहद अहम था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से भारतीय वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान द्वारा सैनिकों और रसद की आपूर्ति कर सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इस सेक्टर में लॉजिस्टिक सपोर्ट तो दिया, लेकिन आक्रामक हवाई हमला नहीं किया गया। आज भी ये बहस का विषय है। क्या अगर एयरफोर्स को आक्रामक रूप से इस्तेमाल किया जाता तो चुशुल सेक्टर का दबाव कम हो सकता था? चीन ने चुशुल की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहां उन्हें अपेक्षा से ज्यादा प्रतिरोध मिला। भारतीय सेना ने रीग्रुप होकर मजबूत स्थिति ली। शायद यही कारण था कि 21 नवंबर 1962 को जब चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की तो चुशुल पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं गया। वे पीछे हट गए, लेकिन अक्साई चिन्ह अपने पास रख लिया। रणनीतिक रूप से देखें तो चुशुल की रक्षा ने लद्दाख के बड़े हिस्से को बचा लिया। अगर ये गिर जाता तो शायद कहानी और अलग होती। 1962 की हार के बीच ये एक ऐसा मोर्चा था जहां अंतिम क्षणों में संतुलन बना रहा। चुशुल हमें यह सिखाता है कि युद्ध सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय का भी खेल है। कभी कभी पीछे हटना भी आगे की रक्षा के लिए जरूरी होता है। 1962 का झटका सिर्फ एक सैन्य हार नहीं था, वो भारत की रक्षा सोच को पूरी तरह बदल देने वाला क्षण था। चुशुल और लद्दाख के मोर्चों ने साफ कर दिया कि बिना सड़क, बिना ठोस सप्लाई लाइन और बिना ऊंचाई विशेष तैयारी के हिमालय की रक्षा संभव नहीं। युद्ध विराम के बाद दिल्ली में पहली प्राथमिकता बनी, सीमा को जोड़ो, सेना को सशक्त करो और गलती दोहराने की गुंजाइश खत्म करो। सबसे बड़ा बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर में। 1960 में बना बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रो युद्ध के बाद तेजी से सक्रिय हुआ। लद्दाख में दर्रों को जोड़ने वाली सड़कों का जाल बिछाने की योजना बनी। चुशुल, दौलत बेग ओल्डी, लेह, इन सभी इलाकों तक पहुंच बेहतर करने पर जोर दिया गया। ऊंचाई पर टिके रहने के लिए गोदाम, फ्यूल डंप और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विकसित किए गए। संदेश साफ था, सैनिक अकेला नहीं रहेगा, पीछे पूरी व्यवस्था खड़ी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव था सेना का विस्तार और पुनर्गठन। पर्वतीय युद्ध के लिए विशेष माउंटेन डिवीजन खड़ी की गई। उच्च हिमालयी इलाकों में लड़ने का प्रशिक्षण व्यवस्थित हुआ। सर्दी के विशेष कपड़े, बेहतर जूते, आधुनिक हथियार और संचार उपकरण खरीदे गए। आर्टिलरी और मोर्टार सपोर्ट को मजबूत किया गया। कमांड संरचना में स्पष्टता लाई गई ताकि युद्ध के समय आदेशों में भ्रम न रहे। तीसरा आयाम था वायुसेना और खुफिया क्षमता। 1962 में आक्रामक हवाई शक्ति का उपयोग न करना आज भी बहस का विषय है। इसके बाद वायुसेना के आधुनिकीकरण पर जोर बढ़ा। बेहतर ट्रांसपोर्ट, फाइटर जेट्स और ऊंचाई वाले एयरफील्ड्स की क्षमता में वृद्धि। खुफिया तंत्र को भी मजबूत करने की पहल हुई ताकि सीमा पर गतिविधियों की समय रहते जानकारी मिले। लद्दाख में खास तौर पर चुशुल सेक्टर को दीर्घकालिक दृष्टि से संवेदनशील माना गया। वहां स्थायी तैनाती, बेहतर बंकर और ऊंचाई के अनुरूप लॉजिस्टिक प्लानिंग लागू की गई। समय के साथ लेह एक मजबूत सैन्य हब के रूप में विकसित हुआ। सियाचिन और कारगिल के अनुभवों ने भी इसी सोच को आगे बढ़ाया कि ऊंचाई पर बढ़त ही सुरक्षा की कुंजी है। राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव आया। रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1965 और 1971 के युद्धों में भारत की तैयारी 1962 से बिल्कुल अलग दिखी। बेहतर समन्वय, स्पष्ट रणनीति और संसाधनों का प्रभावी उपयोग। 1962 की चोट ने एक कठोर सीख दी। आदर्शवाद के साथ साथ कठोर तैयारी अनिवार्य है। आज जब हम लद्दाख में बनती सुरंगें, ऑलवेदर सड़कें और अग्रिम हवाई पट्टियां देखते हैं तो उनकी जड़ें 1962 की उन्हीं पहाड़ियों में मिलती है। वो हार एक स्थायी चेतावनी बन गई कि हिमालय की रक्षा भाषणों से नहीं, तैयारी से होती है। 1962 के युद्ध के बाद देश स्तब्ध था। संसद में सवाल उठ रहे थे, अखबारों में आलोचना हो रही थी और सेना के भीतर भी आत्ममंथन चल रहा था।
आखिर गलती कहाँ हुई? क्या ये केवल तैयारी की कमी थी या निर्णयों में गंभीर चूक? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए भारत सरकार ने एक आंतरिक जांच बैठाई, जिसे हम आज हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये रिपोर्ट 1963 में तैयार की गई थी। इसकी जांच का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल टीबी हेंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर पीएस भगत ने किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई राजनीतिक आयोग नहीं था, बल्कि सैन्य स्तर की आंतरिक समीक्षा थी। इसका उद्देश्य था युद्ध के दौरान भारतीय सेना की तैयारी, कमांड संरचना और निर्णयों का विश्लेषण। रिपोर्ट आज भी आधिकारिक रूप से पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई है। यही कारण है कि इसके आसपास रहस्य बना हुआ है। लेकिन जो हिस्से समय समय पर सामने आए, उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ आती है। पहला बड़ा मुद्दा था फॉरवर्ड पॉलिसी। रिपोर्ट के अनुसार सीमा पर छोटे छोटे पोस्ट बनाकर चीन को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने की रणनीति जमीन की वास्तविकता के अनुरूप नहीं थी। सेना को पर्याप्त संसाधन, स्पष्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट और ठोस बैकअप दिए बिना आगे बढ़ने को कहा गया। कई पोस्ट ऐसी थी जो न तो एक दूसरे से जुड़ी थी, न ही आसानी से सहायता पा सकती थी। दूसरा मुद्दा था कमांड और कंट्रोल की अस्पष्टता। निर्णय ऊपर से नीचे आते थे, लेकिन जमीनी कमांडरों की व्यावहारिक चिंताओं को हमेशा प्राथमिकता नहीं मिली। कुछ सैन्य अधिकारियों ने तैयारी की कमी की चेतावनी दी थी, लेकिन राजनीतिक स्तर पर आकलन अलग था। इससे आदेशों और वास्तविक क्षमताओं के बीच अंतर पैदा हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू था खुफिया और आकलन की त्रुटि। चीन की मंशा और उसकी सैन्य तैयारी को सही ढंग से नहीं समझा गया। ये मान लिया गया कि चीन सीमित झड़पों से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में चीन ने संगठित और व्यापक हमला किया। रिपोर्ट में यह भी संकेत था कि कुछ नियुक्तियां और पदोन्नतियां योग्यता से अधिक भरोसे के आधार पर हुई। युद्ध के दौरान नेतृत्व के स्तर पर अनुभव और सामरिक समझ की कमी स्पष्ट हुई। हालांकि रिपोर्ट का पूरा विवरण सार्वजनिक न होने के कारण इस पर बहस जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण थी तो इसे पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? सरकारों का तर्क रहा है कि इससे सैन्य संरचना और रणनीति से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सामने आ सकती है। आलोचकों का कहना है कि पारदर्शिता से ही इतिहास से सीख ली जा सकती है। हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से ज्यादा एक प्रणालीगत समीक्षा थी। उसने ये संकेत दिया कि 1962 की हार केवल सैनिकों की नहीं थी, बल्कि निर्णय प्रक्रिया, तैयारी और समन्वय की संयुक्त विफलता थी। सैनिकों ने साहस दिखाया, लेकिन प्रणाली उन्हें वो सहारा नहीं दे सकी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। 1962 के बाद हुए सुधार, सेना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, रणनीतिक बदलाव कहीं न कहीं उसी आत्ममंथन का परिणाम थे जिसकी शुरुआत इस रिपोर्ट से हुई। 1962 का युद्ध केवल सीमा पर लड़ा गया सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक निर्णयों, कूटनीतिक आकलनों और नेतृत्व की परीक्षा भी था। जब भारत को करारी हार मिली तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठे, क्या इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन पर थी? सबसे पहले नेहरू की भूमिका समझते हैं। नेहरू की विदेश नीति का एक बड़ा आधार था पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और एशियाई एकता। वे मानते थे कि भारत और चीन उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़े दो नए एशियाई राष्ट्र हैं जो सहयोग से आगे बढ़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इसी सोच से निकला। लेकिन समस्या ये हुई कि आदर्शवाद और जमीनी हकीकत के बीच दूरी बढ़ती गई। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण किया, तब भारत ने इसका कड़ा विरोध नहीं किया। सीमा विवाद की नींव वहीं से और गहरी हो गई। अब आते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी पर। यह रणनीति राजनीतिक स्तर पर स्वीकृत हुई, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में छोटे छोटे भारतीय पोस्ट आगे बढ़ाकर स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य था चीन को यह संदेश देना कि भारत अपनी सीमा पर दृढ़ है,
लेकिन सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि बिना पर्याप्त सड़क, रसद और सैनिक तैयारी के ये कदम जोखिम भरा है। फिर भी राजनीतिक नेतृत्व का दबाव बना रहा। यहां सवाल उठता है, क्या राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य सलाह को पूरी गंभीरता से सुना? कृष्णा मेनन की भूमिका और भी विवादित रही। वे नेहरू के बेहद करीबी माने जाते थे और रक्षा मंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली कठोर और केंद्रीकृत थी। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने सेना के भीतर असहमति को दबाया, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज किया और नियुक्तियों में व्यक्तिगत विश्वास को प्राथमिकता दी। जनरल B.M. कॉल की तेज पदोन्नति और अहम जिम्मेदारी को लेकर भी काफी आलोचना हुई, क्योंकि उनके पास युद्ध क्षेत्र का सीमित अनुभव था। जब युद्ध शुरू हुआ, तब भारतीय सेना संसाधनों, हथियारों और लॉजिस्टिक्स के मामले में तैयार नहीं थी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्याप्त सर्दियों के कपड़े तक नहीं थे। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो गया, क्या राजनीतिक नेतृत्व ने वास्तविक तैयारी के बिना सैन्य टकराव की स्थिति बनने दी? युद्ध के बाद जनता और संसद में भारी दबाव बना। आखिरकार कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हम वास्तविकता को समझने में चूक गए। हालांकि उन्होंने पद नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी छवि को गहरा आघात पहुंचा। 1962 की हार ने नेहरू के करिश्माई नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इतिहासकारों के बीच आज भी बहस है। कुछ का मानना है कि नेहरू का आदर्शवाद और चीन पर भरोसा एक रणनीतिक भूल थी। अन्य कहते हैं कि उस समय भारत एक नवस्वतंत्र राष्ट्र था, संसाधन सीमित थे और निर्णय परिस्थितियों के दबाव में लिए गए। पूरी जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति पर डालना इतिहास को सरल बना देना होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है, 1962 ने यह सिखाया कि विदेश नीति में आदर्शवाद के साथ साथ कठोर यथार्थवादी दृष्टिकोण भी जरूरी है। सैन्य निर्णयों में राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण है, परंतु जमीनी तैयारी और पेशेवर सैन्य सलाह को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा और जटिल सवाल, क्या चीन पहले से ही हमला करने का मन बना चुका था, चाहे भारत कुछ भी करता? इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं हमें देना आसान नहीं है। लेकिन इतिहास के संकेत बताते हैं कि 1962 का हमला अचानक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। भारत और चीन के बीच जो प्राकृतिक बफर था, वो खत्म हो गया। अब दोनों देश सीधे सीमा साझा कर रहे थे, लेकिन सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं थी। खासकर अक्साई चिन और एनी एफए, आज का अरुणाचल प्रदेश, विवाद के केंद्र बन गए। सबसे अहम बात, 1950 के दशक में चीन ने चुपचाप अक्साई चिन से होकर एक रणनीतिक सड़क बना ली, जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। भारत को इसकी जानकारी बहुत देर से मिली। ये सड़क चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे तिब्बत पर उसका सैन्य नियंत्रण मजबूत हुआ। जब भारत ने इस पर आपत्ति जताई, तब तक चीन वहां अपनी पकड़ बना चुका था। अब 1959 का साल निर्णायक था। तिब्बत में विद्रोह हुआ, दलाई लामा भारत आ गए और चीन को लगा कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। बीजिंग की नजर में यह केवल शरण देना नहीं था, बल्कि तिब्बती प्रतिरोध को नैतिक समर्थन था। यहीं से चीन का अविश्वास और गहरा हुआ। इसके बाद सीमा पर झड़पें बढ़ी, खासकर लोंगजू और कोंगका पास में। चीन ने बार बार कहा कि सीमा विवाद बातचीत से सुलझाया जाए, लेकिन साथ ही उसने अपनी सैन्य तैयारी भी तेज कर दी। 1962 तक पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर सड़कों, सप्लाई लाइनों और सैनिक तैयारी के साथ मौजूद थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि चीन ने हमला सिर्फ सीमा के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश देने के लिए किया। 1962 में चीन सोवियत संघ से वैचारिक टकराव में था और वो एशिया में अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। भारत उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख चेहरा था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर रहा था।
एक निर्णायक सैन्य जीत से चीन ने ये संदेश दिया, एशिया में असली ताकत वही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीन ने हमला शुरू किया, तेजी से बढ़त बनाई और फिर एकतरफा युद्ध विराम घोषित कर पीछे हट गया NEFA क्षेत्र में। अगर उसका उद्देश्य केवल जमीन कब्जाना होता तो वो और आगे बढ़ सकता था। इससे संकेत मिलता है कि उसका लक्ष्य सीमा सुधार से ज्यादा रणनीतिक सबक सिखाना था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी ने चीन को बहाना दिया, लेकिन चीन की सैन्य तैयारी और टाइमिंग देखकर लगता है कि योजना पहले से तैयार थी। फॉरवर्ड पॉलिसी शायद ट्रिगर बनी, लेकिन पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। तो क्या चीन ने चाहे जो हो, हमला करना ही था? संभावना यही दिखती है कि 1962 तक चीन टकराव के लिए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार था। भारत के कदमों ने समय और स्वरूप को प्रभावित किया होगा, लेकिन पूरी तरह युद्ध टल जाता, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। 1962 का युद्ध केवल सीमा विवाद नहीं था, वो शक्ति संतुलन, कूटनीति, रणनीतिक गणना और मनोवैज्ञानिक संदेश का मिश्रण था। अब 1962 के युद्ध की पूरी टाइमलाइन समझते हैं। कैसे शुरुआत हुई, कैसे बढ़ा और कैसे अचानक खत्म हो गया। युद्ध की पृष्ठभूमि 1959 से बननी शुरू हो चुकी थी। सीमा पर छोटी छोटी झड़पें हो रही थी, लेकिन खुला युद्ध नहीं था। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सीमावर्ती इलाकों में छोटे पोस्ट आगे बढ़ाकर बनाने शुरू किए। चीन इसे उकसावे के रूप में देख रहा था, जबकि भारत इसे अपनी सीमा की रक्षा मानता था। पहला चरण 20 अक्टूबर 1962, अचानक हमला। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने 2 मोर्चों पर एक साथ हमला किया। एक लद्दाख, पश्चिमी क्षेत्र अक्साई चिन, 2 NEFA, पूर्वी क्षेत्र आज का अरुणाचल प्रदेश। NEFA में हमला सबसे तेज और संगठित था। PLA ने थगला रिज के पास भारतीय चौकियों पर भारी गोलाबारी की। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे संख्या, हथियार और लॉजिस्टिक्स में पीछे थे। कुछ ही दिनों में तवांग पर चीन का कब्जा हो गया। लद्दाख में भी गलवान, दुमचोक और चुशुल सेक्टर में भीषण लड़ाई हुई। चीन की तैयारी बेहतर थी। उनके पास बेहतर सड़कें, सप्लाई लाइन और ऊंचाई के अनुरूप ट्रेनिंग थी। दूसरा चरण 24 अक्टूबर से 14 नवंबर, अस्थायी विराम। पहले हमले के बाद चीन ने थोड़ी धीमी गति अपनाई। इस दौरान भारत ने सेना को पुनर्गठित करने की कोशिश की। देश में आपात स्थिति जैसी भावना थी। अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की अपील की गई। हथियारों की आपूर्ति शुरू हुई, लेकिन समय बहुत कम था। 14 नवंबर 1962, नेहरू का जन्मदिन। उसी दिन चीन ने दूसरा और अधिक आक्रामक हमला शुरू किया। तीसरा चरण 14 से 20 नवंबर, निर्णायक प्रहार। इस चरण में PLA तेजी से आगे बढ़ी। NEFA में सेला और बोमडिला जैसी महत्वपूर्ण पोजीशन गिर गई। भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। असम तक खतरा महसूस होने लगा। पूरे देश में दहशत थी कि कहीं चीन और अंदर न आ जाए। लद्दाख के चुशुल सेक्टर में रेजांगला की लड़ाई इसी दौरान हुई। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। लगभग पूरी कंपनी शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये युद्ध की सबसे वीर गाथाओं में से एक है। अचानक अंत 21 नवंबर 1962। 20 नवंबर तक चीन ने अपनी रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन 21 नवंबर को चीन ने एकतरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। उसने कहा कि वो NEFA में पीछे हट जाएगा, मैकमैन लाइन के उत्तर तक, लेकिन अक्साई चिन पर कब्जा बनाए रखेगा। युद्ध केवल लगभग 1 महीने चला, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक, लेकिन इसका असर दशकों तक रहा। परिणाम: भारत को लगभग 1300 से अधिक सैनिकों की शहादत का नुकसान हुआ। विभिन्न स्रोत अलग आंकड़े देते हैं। हजारों घायल और युद्धबंदी हुए। चीन ने अक्साई चिन पर नियंत्रण बनाए रखा, जो आज भी उसके पास है।
सबसे बड़ा झटका मनोवैज्ञानिक था। भारत की विदेश नीति, सैन्य तैयारी और नेतृत्व सब पर सवाल उठे। लेकिन इसी हार के बाद भारत ने बड़े सैन्य सुधार किए। सेना का विस्तार, पर्वतीय डिवीजन, बेहतर सड़क निर्माण और हथियारों का आधुनिकीकरण। 1962 की टाइमलाइन हमें यह सिखाती है कि युद्ध केवल गोलियों से नहीं, बल्कि तैयारी, रणनीति और आकलन से जीता या हारा जाता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, चीन ने युद्ध जीतकर भी पीछे हटने का फैसला क्यों किया? 1962 में चीन ने तेज, संगठित और रणनीतिक हमला किया। उसने एनईएफए, आज का अरुणाचल प्रदेश, में तवांग से लेकर बोमडिला तक बढ़त बना ली थी। अगर वो चाहता तो असम के मैदानों तक भी दबाव बना सकता था। फिर 21 नवंबर 1962 को अचानक एकतरफा युद्ध विराम क्यों? इसका जवाब कई रणनीतिक कारणों में छिपा है। पहला कारण था सीमित उद्देश्य, लिमिटेड वॉर स्ट्रैटेजी। चीन का लक्ष्य भारत को पूरी तरह कब्जाना नहीं था। उसका उद्देश्य था सबक सिखाना, यानी ये दिखाना कि सीमा पर वो सैन्य रूप से श्रेष्ठ है और भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी असफल है। उसने अपना संदेश दे दिया था। दूसरा कारण, लॉजिस्टिक्स और भौगोलिक चुनौती। हिमालय के उस पार लड़ना चीन के लिए भी आसान नहीं था। ऊंचाई, लंबी सप्लाई लाइन और कठोर सर्दी, ये सब बड़ी चुनौती थे। जैसे जैसे पीएलए आगे बढ़ती, उसे अपनी सप्लाई और सुरक्षित बनानी पड़ती। लंबे समय तक कब्जा बनाए रखना महंगा और जोखिम भरा होता। तीसरा कारण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को सैन्य मदद देने का संकेत दिया। अमेरिका ने तो हवाई सहायता की भी चर्चा शुरू कर दी थी। उस समय शीत युद्ध चल रहा था। चीन नहीं चाहता था कि यह संघर्ष अमेरिका बनाम चीन के बड़े युद्ध में बदल जाए। सोवियत संघ भी चीन से वैचारिक मतभेद में था। ऐसे में चीन अकेला पड़ सकता था। चौथा कारण, राजनीतिक संदेश पूरा हो चुका था। चीन ने दिखा दिया कि वो सीमा विवाद में सैन्य रूप से निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। भारत की छवि को झटका लगा और एशिया में शक्ति संतुलन का संकेत मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ना उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं था। पांचवा महत्वपूर्ण कारण, अक्साई चिन प्राथमिक लक्ष्य था। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन चीन के लिए बेहद रणनीतिक था, क्योंकि वहीं से उसकी शिनजियांग तिब्बत सड़क गुजरती थी। चीन ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और वही उसकी असली जीत थी। एनईएफए में पीछे हटकर उसने खुद को रक्षात्मक और सीमित उद्देश्य वाला दिखाने की कोशिश की। ध्यान देने वाली बात, चीन ने एनईएफए से पीछे हटकर भी सीमा विवाद खत्म नहीं किया। उसने केवल ये दिखाया कि वो जब चाहे दबाव बना सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति भी थी। कुछ इतिहासकार इसे प्यूनिटिव वॉर कहते हैं, यानी ऐसा युद्ध जो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए लड़ा जाए, न कि स्थायी कब्जे के लिए। तो निष्कर्ष क्या? चीन ने युद्ध इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो कमजोर पड़ गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। राजनीतिक संदेश, रणनीतिक बढ़त और अक्साई चिन पर नियंत्रण। उन्नीस का युद्ध केवल एक सैन्य हार नहीं था। वो भारत के आत्मविश्वास, विदेश नीति और रणनीतिक सोच की परीक्षा थी। हमने देखा कि कैसे सीमा विवाद धीरे धीरे अविश्वास में बदला, कैसे फॉरवर्ड पॉलिसी ने तनाव बढ़ाया, कैसे चीन ने सुनियोजित हमला किया और फिर जीत के बाद भी पीछे हट गया। ये युद्ध हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल आदर्शों पर नहीं चलती। शक्ति, तैयारी और समय की गणना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। चीन ने 1962 में जो किया, वो एक सीमित लेकिन सटीक रणनीतिक प्रहार था। उसने अक्साई चिन पर अपनी पकड़ मजबूत रखी, भारत को सैन्य और मनोवैज्ञानिक झटका दिया और फिर खुद को एकतरफा युद्ध विराम घोषित कर संयमित दिखाया। लेकिन उस एक महीने के युद्ध ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।
उसके बाद भारत ने सेना का विस्तार किया, पर्वतीय डिवीजन बनाए, सीमा सड़कों का निर्माण बढ़ाया, हथियारों का आधुनिकीकरण किया और धीरे धीरे अपनी रक्षा नीति को अधिक यथार्थवादी बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1962 ने भारत को यह सिखाया कि भावनाओं और नारों से सीमा सुरक्षित नहीं होती। हिंदी चीनी भाई भाई की जगह रणनीतिक सतर्कता ने ली। सैनिकों की बहादुरी पर कभी सवाल नहीं था, सवाल था तैयारी और निर्णय प्रक्रिया पर। और उसी आत्ममंथन से एक मजबूत भारत की नींव पड़ी। आज जब हम 2020 के गलवान जैसी घटनाओं को देखते हैं तो 1962 की गूंज सुनाई देती है। फर्क इतना है कि अब भारत पहले से ज्यादा तैयार, ज्यादा सतर्क और ज्यादा संतुलित है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन वो संकेत जरूर देता है। और 1962 उन संकेतों में सबसे बड़ा अध्याय है। अगर आपको ऐसी गहराई से की गई ऐतिहासिक विश्लेषण वाली कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में लिखें। क्या 1962 टल सकता था या ये अनिवार्य था? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतिहास को समझना सिर्फ जानकारी नहीं, जागरूकता है। ये था 1962 भारत चीन युद्ध का पूरा विश्लेषण, राजनीति, रणनीति और परिणाम के साथ। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम इतिहास के एक और अनकहे सच को उजागर करेंगे।